चलिए देखते हैं सितंबर मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसको मैं एमसीक्यू के फॉर्म में लाई हूँ। सोर्स द हिंदू, पीआईबी और इनसाइट आईएएस करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली 5 स्टार स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? 1 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 5 स्टार स्कीम काफ़ी न्यूज़ में था। ये किससे रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री से? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जी हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये 5 स्टार स्कीम एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और ये रूरल एरिया से रिलेटेड है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि यूनिवर्सल कवरेज करना है पोस्टल स्कीम्स को। यहाँ पे 5 स्टार स्कीम है। इस 5 स्टार स्कीम में क्या है कि जो भी विलेज है वो इन 5 स्टार स्कीम में जो 5 स्टार पॉइंट है उस पॉइंट को कवर करती है, तो वो विलेज उस अनुसार रैंक मिलेगी। जैसे कि उस विलेज में अगर सभी के पास बैंक अकाउंट हो जाता है तो उसको 1 स्टार दिया जाएगा। अगर उस विलेज में सभी लोग सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खोल लेते हैं तो उस विलेज को 2 स्टार मिल जाएगा। उसी तरह अगर वो विलेज 5 स्टार यानी 5 पॉइंट को कवर कर लेती है तो उनको 5 स्टार विलेज कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 स्टार विलेज में कौन कौन से 5 पॉइंट है उसको देख लेते हैं। द स्कीम कवर्ड अंडर द 5 स्टार स्कीम इंक्लूड 1 सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट और जिसको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी कहते हैं। तीसरा है फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, चौथा है पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस अकाउंट और पांचवा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो मान लीजिए कि मेरा जो गांव है वो सेविंग बैंक अकाउंट कवर कर लिया, यानी सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट आ गया। उसके अलावा मेरे गांव में सबको सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी आ गया, सबके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी है। इसका मतलब मेरा विलेज क्या है, 3 स्टार विलेज है, क्योंकि वो 3 पॉइंट को कवर करता है। ठीक है, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स इंस्टीट्यूट इन बिहार अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एट विच प्लेस? अभी हाल में कैबिनेट ने एम्स इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे थे बिहार में, और किस प्रोग्राम के अंतर्गत खोलने की बात चल रही है, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना। तो वो किस प्लेस में स्टार्ट किया जा रहा है? पटना, गया, हाजीपुर, दरभंगा। तो वो अभी हाल में जो स्टार्ट किया गया है वो है दरभंगा में। ठीक है, तो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्स इंस्टीट्यूट इन बिहार अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना एट विच प्लेस? तो ये स्टार्ट किया जा रहा है दरभंगा में। ठीक है, तो कैबिनेट ने जो भी हाल में एम्स इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है बिहार में, कहाँ पे? दरभंगा में। ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है। इसका नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसका एम है कि प्रॉपर एक हेल्थ केयर सिस्टम लाया जाए। इसके अंतर्गत 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रखा गया है, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो एक एम्स इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है और दूसरा अपग्रेड करना है गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज को। उसके अलावा देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वो भी काफ़ी न्यूज़ में था। ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए ये योजना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, और इसमें जो है एज है 18 to 70 ईयर्स एलिजिबल एज है, और इसमें जो भी लोग हैं उनका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो भी एक्सीडेंटल डेथ होता है, मर्डर होता है, डिसेबिलिटी होती है नेचुरल कैलमिटी के द्वारा, उसको भी कवर किया गया है। लेकिन इसमें सुसाइडल डेथ को नहीं कवर किया गया है, वो ध्यान रखिएगा। सुरक्षा बीमा योजना क्या था ये याद रखिए। इसमें 12 रुपये में 2 लाख तक के इंश्योरेंस दिए जा रहे थे। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इसलिए यहाँ पे कवर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Question number 3, Atal Innovation Mission has launched which program to encourage applied research-based innovation in Indian MSME and startup? क्वेश्चन कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन अभी स्टार्ट किया गया है। वो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है अप्लाइड रिसर्च को लाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए। और ये जो अप्लाइड रिसर्च होगा वो किस फील्ड में होगा? तो वो एमएसएमई और स्टार्टअप में इनोवेशन लाने के लिए, नई आइडियाज़ लाने के लिए किया जा रहा है।
तो कौन सा प्रोग्राम है? 1 निधि प्रोग्राम, 2 युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक प्रोग्राम, मेंटर ऑफ चेंज। इसमें से कौन सा प्रोग्राम है? तो चलिए आंसर पे आते हैं। इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक प्रोग्राम। अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अराइज एनिक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंतर्गत जो अप्लाइड रिसर्च है वो इनोवेट किया जाएगा एमएसएमई और स्टार्टअप में। अब ये अराइज और एनिक क्या है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। अराइज का फुल फॉर्म है अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और एनिक का फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। यानी कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो भी स्टूडेंट है उनको इनकरेज किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करो। कैसे, और इसमें कौन आएंगे? जो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आएंगे, अपने अप्लाइड रिसर्च को लाएंगे, ताकि एमएसएमई और जो स्टार्टअप कंपनी है उनको मुनाफा हो, वो आगे बढ़ पाए। ठीक है, और ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है और गवर्नमेंट ने इस पर ₹50 लाख खर्च किया है इस प्रोग्राम पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली पीसीएस एग्ज़ाम में जो भी होता है उसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने पैसे खर्च किए गए हैं। तो याद रखिएगा 50 लाख रुपया खर्च किया गया है इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मपीला रिवोल्ट वॉज अ रिवोल्ट अराइज इन 1921 वॉज अगेंस्ट 1 द ब्रिटिश रूल, 2 the landlord, 3 the Hindu, 4 ruler of the province। मपीला रिवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसको ऐसा माना जा रहा था कि ये रेवोल्यूशन का अभी 100 साल हुआ है। 1921 में हुआ था, तो अब 2021 में इसका 100 ईयर्स होगा। और ये काफ़ी न्यूज़ में था और उस पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री निकाली गई थी। ये डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया कि ये जो मपीला रेवोल्यूशन है, जैसा कि हिस्ट्री कहता था कि ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठाए थे। लेकिन इस पूरे जो भी रिवोल्ट हुआ उसका जो एनालिसिस करके डॉक्यूमेंट्री निकाला गया अभी हाल में, तो ये कहा गया नहीं, ये जो मपीला थे वो मुस्लिम्स थे जो हिंदू के अगेंस्ट राइट किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर, तो मपीला रिवोल्ट वाज अ रिवोल्ट अराइज इन 1921 वाज अगेंस्ट द हिंदू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस आर नॉट एयरबॉर्न। ठीक है, तो एयरबॉर्न डिजीज वो होते हैं, एयरबॉर्न वायरस वो होते हैं जो कि हवा में काफ़ी घंटे जीवित रहते हैं, तो उसको कहते हैं एयरबॉर्न वायरस। इसमें से कौन जो है वो एयरबॉर्न वायरस नहीं है? 1 कैटक्यू वायरस, 2 मिजल्स, 3 SARS-CoV-2, 4 डेंगू। तो कौन सा वायरस नहीं है एयरबॉर्न? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 4 डेंगू। डेंगू जो है वो एयरबॉर्न वायरस नहीं है। कैटक्यू वायरस अभी काफ़ी न्यूज़ में है। अभी WHO का रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि ये भी एक चाइना का वायरस है जो कि इंडिया में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है और उससे बीमारी फैलने की संभावना भी है। मिजल्स जो है वो भी एक वायरल डिजीज़ है और ये भी एयरबॉर्न है। SARS-CoV-2 के बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 से हम सभी जूझ रहे हैं, तो हमें पता है कि ये एक एयरबॉर्न वायरस है। पहले तो बताया गया था कि ये ड्रॉपलेट से होता है, लेकिन अभी ये प्रूफ कर दिया गया है कि ये एयरबॉर्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय सीरियल इंटरवल रिलेटेड टू कोविड-19? 1 the gap between a person exposed to the virus and symptom onset, 2 the number of people who get infected by a infected person, the gap between the onset of COVID-19 symptom in person A and person B, 4 none of the above। सीरियल इंटरवल काफ़ी न्यूज़ में था, ये कोविड-19 से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि एक पर्सन जिसको ये बीमारी होती है और उसके अंदर जब वायरस इंटर करता है और उसके कुछ दिनों बाद जब उसके बॉडी में सिम्टम आता है, उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि नंबर ऑफ पीपल हु गेट इन्फेक्टेड बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन, उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि कोविड-19 का सिम्टम किसी एक पर्सन में जिसको कोविड-19 होता है उसमें वो सिम्टम आता है और उसके
कांटेक्ट में आने से पर्सन बी को भी वो बीमारी हो जाती है। तो उस दोनों बीमारी के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है 3, द गैप बिटवीन द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 सिम्टम इन पर्सन ए एंड पर्सन बी। सीरियल इंटरवल मतलब होता है कि जब कोई इंसान को कोविड-19 होता है और उसके कांटेक्ट में आने से दूसरे इंसान को भी कोविड-19 हो जाता है। सपोज करती हूँ कि फर्स्ट पर्सन को कोविड-19 होता है, उसके 4 दिन बाद सेकंड पर्सन को कोविड-19 हो जाता है। तो ये जो गैप होता है 4 दिन का, उसको कहते हैं सीरियल इंटरवल। इस गैप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे द मोर क्विकली द पर्सन हु इन्फेक्टेड विद कोविड-19 आइडेंटिफाइड, उसको क्या करेंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे, उसको अलग रखेंगे। अलग रखने से क्या होगा कि जो सीरियल इंटरवल है वो जल्दी नहीं होगा और वो दूसरे इंसान को इन्फेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि जो दूसरे इंसान है उसको इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा। तो सीरियल इंटरवल को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि जो बीमार इंसान है उसके कांटेक्ट में दूसरे लोग हैं वो बीमार ना हो, और जो बीमार इंसान है उसको एक सेपरेट रखा जा सकता है। तो ये जो सीरियल इंटरवल टाइम है उसको पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which ministry has signed MOU with Ministry of Women and Child Development with nutrition intervention with ICDS Integrated Child Development Scheme। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सितंबर मंथ जो है उसको पोषण माह कहा जाता है क्योंकि सितंबर मंथ में जो मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये माना जाता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है इसके रिगार्ड में, और इसने काफ़ी कुछ प्रोविज़न लिया है। तो अभी हाल में एक मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। स्कीम क्या है कि न्यूट्रिशन को इंटरवेन करना है, यानी न्यूट्रिशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना है। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ऑप्शन है 1 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में। वो स्कीम ये है कि एक प्रॉपर हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश की जाएगी स्कूल में, और उस हर्बल गार्डन में बहुत ही न्यूट्रिशियस जो भी वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनको ग्रो किया जाएगा और वो जो फूड है, जो फ्रूट है, उनको बच्चों को दिया जाएगा ताकि उनमें जो पोषण की कमी है वो पूरा हो जाए। ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, इससे बच्चा और बच्चे की माँ दोनों ही हेल्दी हो सकते हैं और मैल न्यूट्रिशन को कम किया जा सकता है। ये स्कीम एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक IAS ऑफिसर है मिजोरम के, उन्होंने ये पहल किया था। स्कीम एक्चुअली इसी से रिलेटेड है, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने स्कूल में, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो भी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है उन सभी स्कूल में एक प्रॉपर गार्डन बनाया जाए और वहाँ पे न्यूट्रिशियस जो भी सब्जी होती है, साग सब्जी होती है, उनको ग्रो किया जाए ताकि वहाँ के गांव के जो बच्चे हैं वो हेल्दी हो जाए। और स्कूल आवर में जो मिड डे मील होता है उसके अंतर्गत उनको वो खाना प्रोवाइड किया गया था और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। और उसी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इस स्कीम पे फोकस किया है। ठीक है, तो इस स्कीम को आप याद रखिएगा। इसमें हर्बल गार्डन इस्टेब्लिश की जा रही है स्कूल में। ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष तो आपको पता है, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक मिनिस्ट्री। इसमें किसके साथ डील की जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ। और किस प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करना है? ICDS प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करम योगी प्लेटफॉर्म इज करेक्ट। करम योगी प्लेटफॉर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर PhD स्टूडेंट। 2 ऑनलाइन पोर्टल फॉर मीटिंग ट्रेनिंग नीड्स ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर इन्वॉल्व्ड इन रिलीफ ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। 3 ऑनलाइन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग
4. Online think tank to promote best practices to ensure better learning outcome. तो ये प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आई होप आप इसका आंसर दोगे। तो चलिए आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 3, ऑनलाइन नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। यानी कि कर्मयोगी मिशन कर्मयोगी क्या है, एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके द्वारा सिविल सर्विस में जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आता है, उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग। फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग मतलब टूटी फूटी ट्रेनिंग देना, यानी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देना। ऐसा ही होता है जनरली कंपनी में जो काम करने जाते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट कंपनी हो, अगर वहाँ पे अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो बंदा जल्दी से जल्दी जान पाएगा कि उसे काम क्या करना है। उसके अलावा वो ये भी जान पाएगा कि काम को कितनी इफ़िशिएंटली करने है, कितने समय में पूरा करना है। इस तरह से एक एम्प्लॉय का स्पीड बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रेनिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी अंतर्गत इस प्रोग्राम को लाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉय जाते हैं, सिविल सर्वेंट जाते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग। उसके अलावा इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रेनिंग, यानी कि आज तो ट्रेनिंग मिल जाएगी लेकिन 2 दिन बाद उस इंसान को फिर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी क्योंकि ट्रेनर ही नहीं है, कहीं ट्रेनर बाहर गया हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको कहते हैं इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रेनिंग। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, लैक ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। जो ट्रेनर होते हैं वो सिर्फ आके खुद बोलते रहते हैं, वो जो एम्प्लॉय है या जो ट्रेनी है उसकी बातों को सुनते ही भी नहीं है कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो यानी कि एक्सचेंज जो प्रॉपर आइडियाज़ नहीं हो पाता है। जो एम्प्लॉय सीखना चाहता है उसके सवाल को ही नहीं सुना जाएगा तो उसका जवाब कैसे मिलेगा। तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। चौथा जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इसमें है डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट। क्या होता है कि ट्रेनिंग में जनरली ऐसा देखा जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार एक ट्रेनर आके एक ही चीज़ को बताते हैं, फिर दूसरा ट्रेनर आके वही चीज़ बताते हैं। इससे क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट होता है, यानी कि बार बार उसी काम को समझाना, जो काम में प्रॉब्लम है उस पर फोकस ना करके एक ही काम को बार बार रिपीट करना, तो डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट हो जाता है। तो यानी कि अभी तक हमने देखा कि 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं एक ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग में। पहला है फ्रेगमेंटेड ट्रेनिंग है, दूसरा है इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रेनिंग है, तीसरा है लैक ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और चौथा है डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत मिशन कर्म योगी प्रोग्राम लाया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है क्योंकि इस प्रोग्राम में सरकार जो है वो 510 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। 5.10 करोड़ रुपीस खर्च की जा रही है, जो कि काफ़ी हेवी अमाउंट है। और ये जो खर्च किया जा रहा है वो रिसेंट बैच के लिए खर्च किया जा रहा है, यानी कि 2021 से लेके 25 वाले जो बंदे हैं उनके लिए खर्च किया जा रहा है, जो भी अभी सिविल सर्विस में चूज़ करके आएंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम में अंतर्गत बताया गया है कि ये रूल बेस्ड नहीं है, रोल बेस्ड है। अब ये क्या होता है रूल बेस्ड और रोल बेस्ड, उसको समझते हैं। रूल बेस्ड का मतलब होता है कि किसी भी बंदे को कोई भी पोस्ट दिया जाता है तो उनको ये बता दिया जाता है कि आपको इस कंपनी में काम करना है, आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काम करना है, आपको इस प्रोजेक्ट पे काम कर लेना है, कि इस कंपनी का ये लॉ है और आपको इसी अनुसार काम करना होगा, आप इससे पहले ऑफिस से बाहर नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते। बट ये नहीं बताया जाता है कि उनका काम एक्चुअली में है क्या, यानी कि रोल बेस पे फोकस किया जाए। यानी अगर आपको ये बताया जाए कि रोड कितना बनेगा, कैसे बनेगा, कब तक बन जाना है और इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली वहाँ पे काम क्या है। यानी रोल का डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट बात इसमें बताया गया है कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें अगर ऑफलाइन की ज़रूरत पड़े तो ऑफलाइन भी ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ में ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी दोनों पे फोकस किया गया है। ठीक है, उसके अलावा उसमें ये फोकस किया गया है कि जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं दी जाएगी, यानी कि अगर ज़रूरत पड़े, जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई काम मिलता है तो सिर्फ एक इंसान से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, आपको उनसे सीनियर से भी पूछना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट,
यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर ज़रूरत पड़े तो डिफरेंट ब्रांचेस को लिंक करके भी ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है वो बताया गया है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इनटू सेंटर्स एंड एक्सेलेंस, यानी कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उसको सेंटर फॉर एक्सेलेंस भी बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये बताया गया है कि जो प्रॉपर मिनिस्ट्री है उसको भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे इन एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, यानी मुझे खुद भी पैसे खर्च करने पड़े तो वो भी करे। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डिफरेंट मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें ये बताया गया है कि इसमें ई लर्निंग के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि जो ट्रेनिंग की स्टार्टिंग होगी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अबाउट 6 पॉइंट डिफाइन किए गए हैं। पहला है रूल बेस्ड से रोल बेस्ड, दूसरा है ऑन साइट ऑफ साइट ट्रेनिंग दी जाएगी, तीसरा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को लिंक किया जाएगा, चौथा है कि इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना दिया जाएगा, पांचवा है कि मिनिस्ट्री जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करेगी, और छठा है कि ई लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाएगा। अब देखिए ये जो प्रोग्राम बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसको लागू कैसे किया जाएगा। तो लागू करने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि इंस्टीट्यूशन का वर्क बहुत ज़्यादा होता है किसी भी डेवलपमेंट में। अभी अभी आप देख लो आरबीआई इतना अच्छा फंक्शन क्यों कर पाता है, क्योंकि वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। सीबीआई भी एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है। एक इंस्टीट्यूशन होने से क्या होता है कि वो अपने अनुसार काम कर पाता है, उसको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। तो वो जो इंडिपेंडेंस, वो जो ऑटोनोमस होते हैं वो बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए यहाँ पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क बनाया गया है। हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें फ्रेमवर्क में है, क्या क्या लेबल है। तो सबसे पहला जो है वो है प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल। ठीक है, यानी सबसे हेड में कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल। उसमें क्या होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो हेड होंगे। इसमें क्या होगा कि प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग रिफॉर्म जो भी लिया जाएगा वो इन्हीं के ऑर्डर पे लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे और उनके डिसीजन काफ़ी मायने रखेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो उनके ही अनुसार लिया जाएगा। दूसरा जो वो होगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। इसमें क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्टैंडर्ड सेट की जाएगी और बहुत सारे फैकल्टीज़ होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जो भी एकेडमिक में जो भी बहुत एक्सपर्ट होंगे उनको रखा जाएगा और वो फैकल्टीज़ जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, एक प्रॉपर सेंट्रल इंस्टीट्यूशन होगा। इसके बाद जो होगा वो होगा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड कोऑर्डिनेट यूनिट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो हेड होंगे, उसके अलावा जो होंगे प्रॉपर सेक्रेटेरिएट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, जो कि उसमें कोऑर्डिनेशन यूनिट होंगे, वो एक दूसरे से जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉय आ रहा है वो बिल्कुल ही सेपरेट है दूसरे मिनिस्ट्री से या दूसरे वर्क से, उसको दूसरे मिनिस्ट्री के द्वारा भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें बताया गया है वो बताया गया है आई गॉट कर्म योगी। अब ये क्या है, ये एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप मेरे साइट पे आते हो और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाता है, आप उसके अनुसार पढ़ते हो और फिर निकल जाते हो। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे है कर्म योगी, आई गॉट कर्म योगी एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसमें गवर्नमेंट का ट्रेनिंग ऑनलाइन साइट है, जहाँ पे जो भी ट्रेनी है उनको जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी ऑनलाइन रिसोर्स चाहिए, जो भी पढ़ना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेटअप किया जा रहा है। और इसको एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म को में बहुत सारे कोर्स हैं और उस कोर्स को इंटीग्रेट करके प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आएगी ट्रेनिंग को उनको उस अनुसार कोर्स दिया जाएगा, पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब ये सवाल उठता है कि इस आई गॉट कर्म योगी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कौन करेगा, उसको हेड कौन करेगा। तो उसको हेड करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, क्या बनाया गया है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये क्या है, सिंपल से वर्ड में इसको कहें तो मैं ये कहूँगी ये एक कंपनी है, कंपनी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। एक प्रॉपर कंपनी है जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसकी जो फंडिंग है जो भी है वो 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और वो क्या करेगा, वही इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। और जो भी ट्रेनी हुए उनको जो भी प्रॉब्लम होगा वो इस साइट पे जाएंगे
और इस साइड पे उनको मटेरियल्स मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे, सब्जेक्ट्स मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। प्रॉपर फैकल्टी होंगे जो उनसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर सिलेबस होगा, प्रॉपर डिफाइन होगा सब कुछ वहाँ पे। और इन सबको मैनेज कौन कर रहा है, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल मैनेज कर रहा है इस प्रॉपर प्लेटफॉर्म को। तो याद रखिएगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, एक कंपनी है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी 100% कंट्रोल और फंडिंग गवर्नमेंट करेगी, और ये इस कर्मयोगी आईगोट प्लेटफॉर्म को देखेगा। सो व्हाट इज आईगोट कर्मयोगी? तो आईगोट कर्मयोगी इज अ प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें डिफरेंट कोर्स होंगे जो कि वहाँ पे करवाए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज टैक्स सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया का टैक्स सिस्टम से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, in the last 10 years, India's indirect tax to GDP ratio is lower than that direct tax to GDP. इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स कम है डायरेक्ट टैक्स से। ऑप्शन नंबर 2 कहता है द एवरेज शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन OECD कंट्रीज इज ग्रेटर देन दैट इन इंडिया। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है वो OECD कंट्री का ज़्यादा है इंडिया से। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है B 2 only, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है OECD कंट्रीज का, OECD कंट्रीज एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, उनका डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा है इंडिया से, वो तो होगा ही क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 1 क्यों गलत है उसको देख लेते हैं। तो एक्चुअली स्टेटमेंट नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी कम है डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी से। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज़्यादा है डायरेक्ट टैक्स से। ठीक है, तो इंडिया का टैक्स सिस्टम जो है वो हैवली डिपेंड है इनडायरेक्ट टैक्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द कमोडिटी अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स आर 1 फर्टिलाइजर बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, 2 एडिबल ऑयल, 3 हैंक यार्न मेड होली फ्रॉम कॉटन, 4 जूट टेक्सटाइल, 5 सीड फ्रॉम कैटल फोडर। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और उसको अमेंड करने की बात की जा रही है, और बात की जा रही है कि कौन कौन से जो सबस्टांस है जो इसके अंतर्गत आते हैं उनको हटाया जाए रेगुलेशन से। यानी कि पहले क्या था कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भी सबस्टांस है उनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी उसके दाम को, अब ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कौन कौन सा सबस्टांस है, तो इसका आंसर होगा 4 1 2 3 4 5, यानी सारे सबस्टांस जो है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। फर्टिलाइजर भी आता है, एडिबल ऑयल आता है, फिर कॉटन आता है, फिर जूट टेक्सटाइल आते हैं, फिर सीड फॉर कैटल फोडर्स के लिए है वो सभी आते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैं यहाँ पे लाई हूँ वन लाइनर। चलिए देखते हैं वन लाइनर। सबसे पहला है सरोद पोर्ट हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री? यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। सरोद पोर्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था सितंबर मंथ में। ये एक्चुअली स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, तो शिपिंग मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया गया था। सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, सरोद का क्या फुल फॉर्म है? सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। और ये जो है वो क्या है? सरोद एक्चुअली पार्टिकुलर पोर्ट डेवलपमेंट है जिसमें एक पोर्टल डेवलप की जा रही है, और जो कि मेरीटाइम वॉर, यानी कि जो समुद्री तट पे लड़ाइयाँ होती हैं, जो समुद्र में लड़ाइयाँ होती हैं एक दूसरे कंट्रीज में, उसको सॉल्व करने के लिए ये पार्टिकुलर बनाया गया है। और इसकी मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है। द फर्स्ट यूटी लिंक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम सीपी ग्राम्स। तो कौन सा यूटी है जिसको अभी हाल में सीपी ग्राम से लिंक किया गया है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है। ठीक है, और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर। इवन अभी हाल में यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी पूछा गया कि कश्मीर वैली कौन कौन से माउंटेन के बीच में लाइज करता है। तो इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कौन सा यूटी है जिसको लिंक किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम से, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। उसको लिंक किया गया है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है, तो वहाँ के लोगों को डायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ पाए, इसके लिए ये सिस्टम स्टार्ट किया गया है, जिसमें लोगों के जो ग्रीवांसेस है, ग्रीवांसेस का मतलब हुआ लोगों का जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली वो डील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो सीपी ग्राम को देखते हैं। सीपी ग्राम कौन डेवलप किया है? उसको डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डेवलप किया गया है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि लोगों के प्रॉब्लम को रिसीव करे, उसके प्रॉब्लम को भी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो मेल करते हैं, उसको रिसीव करे, उसको री एड्रेस करे, उसको देखे क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हुआ या नहीं उसको मॉनिटर करे। ठीक है, तो ये तीनों काम सीपी ग्राम का है। इसके फीचर क्या है? इससे क्या इसके फीचर्स यही है कि जो भी लोकल लोग हैं उनके जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली सेंटर से जोड़ पाए, वो किसी भी लोकेशन में हो वो ये प्रॉब्लम बता सकते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, याद रखिएगा। इसको डेवलप कौन किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है, और सीपी ग्राम का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम।